कई महान राजा हुए जिन्हें नाग देवता के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। उनकी पूजा सर्प के रूप में आज भी भारत में देखी जा सकती है। Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक जलिकना खमती वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आज का मुख्य तथ्य पर हम बात करेंगे, वो है नागवंश का परिचय, पूर्ववर्ती नागवंश और उत्तरवर्ती नागवंश। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। नागवंश का परिचय। नाग का अर्थ होता है काला, यानी काले रंग के लोग। नागवंशियों का प्रतीक काला सर्प होता था, यानी कि स्नेक। इसी कारण बाद में विद्वानों ने नाग का अर्थ सर्प कर दिया था। नागवंश के लोगों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नाग, एरावत, आनंद, आही, पाणी, मणि, काला, पदम, धर्मंद, वरमंद, चांद, नंद, दैत्य, तक्ष, दाता, ढक आदि। नागवंशियों को वेदों में दैत्य, राक्षस, यक्ष, दानव के नाम से संबोधित किया गया है। महायानी ग्रंथ में असुर और यक्षों को बोधिसत्व का सहायक बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत में नाग पूजा के प्रमाण आज भी खूब देखने को मिलते हैं। नाग पंचमी का उत्सव नाग राजाओं का सबसे प्रसिद्ध था, जो आज भी संपूर्ण भारत में प्रचलित है। जो आजकल कहता है कि ये हिंदू का है, ये दरअसल ये किसका है? ये नागवंशियों का है कि नहीं? नागवंश में कई महान राजा हुए जिन्हें नाग देवता के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। उनकी पूजा सर्प के रूप में आज भी भारत में देखी जा सकती है। मैंने कहा था ना कि दरअसल ये नागवंशियों का जो राजा था, उन लोगों को ही पूजा जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल तरह तरह के नाम लेकर आजकल पूजा किया जाता है। क्या हो गया? गोलमाल हो गया, गोलमाल कर दिया है कि नहीं? तो इसलिए हमारे अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। भारत में नाग देवता की पूजा इतनी आम है कि
अधिकतर प्राचीन मूर्तियों से लेकर मंदिरों तक में नाग की आकृतियां स्पर्श रूप से दिखाई देती हैं, जो संभवतः प्रमाणित करती है कि इन मूर्तियों का संबंध किसी न किसी समय में नागवंशी राजाओं से जरूर रहा है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि नागवंशी राजा उन लोगों का जो पुराना मूर्तियां हैं, आजकल तो सभी को पता है कि जितने भी पुराना मूर्ति मिलता है तो किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का सर तोड़ देता है। उसका बाद क्या करता है कि ये हम लोगों का है कहकर उसमें कब्जा करने लग जाता है। जो उसका है ही नहीं उसको भी कब्जा करके वो लोग अपना बना लेता है। ठीक उसी प्रकार जो नागवंशियों का जितने भी मूर्तियां रहा होगा, उन लोगों का जो मूर्तियां है उसको भी कब्जा कर लिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है ही, जहां भी दिखो वहां उसका ही बना लेता है। क्या सिंदूर, वो क्या कपड़ा सपड़ा लपेट कर। आजकल तो सभी को धीरे धीरे ज्ञात होती जा रहा है कि ये उन लोगों का नहीं, ये किसी और का है, यानी कि बुद्धों का है कि नहीं। इसलिए आप लोगों को भी खूब ध्यान देकर चीजों को परखना सीखना होगा, है कि नहीं। भारत में कई बड़े नगर नागवंशी राजाओं के नाम पर आज भी पूरे देश में देखने को मिलते हैं, जैसे नागपुर, नगदा, नागौर, अनंतनाग आदि। और भी बहुत नाम हैं, लेकिन यहाँ 3-4 ही नाम लिया हूँ। तो प्यारे साथियों, अगर आपको पता करना है तो आप पता कर सकते हैं। नगर शब्द की उत्पत्ति भी नाग से ही हुई, जिसका अर्थ होता है नाग राजाओं के रहने का स्थान। इसी कारण बड़े बड़े शहरों को नगर के नाम से आज भी संबोधित किया जाता है। नागवंशियों ने ही भारत में नहरों के निर्माण की प्रथा को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता नागवंशियों की सभ्यता थी, क्योंकि उसमें मातृसत्ता का प्रचलन था। मातृसत्ता नागवंशियों की पहचान मानी जाती है। पूर्ववर्ती नागवंश का इतिहास, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। नागवंश भारत का सबसे प्राचीन राजवंश था। भारतीय इतिहास में नागवंश को अन्य नाम हर्यक वंश, शाक्य, ओकाकू, कोलिय, मल, विदेही, लक्षवी, शिशु नागवंश, नन्नवंश, मौर्य वंश आदि के नाम से जाना जाता है। इन राजवंशों को प्राचीन नाम राजाओं का वंश माना जाता है। भारतीय इतिहास की शुरुआत मगध के राजा बिंबिसार के हर्यक वंश या पितृहंता वंश से की जाती है। राजा बिंबिसार के वंश को हर्यक और पितृहंता नाम इतिहासकारों के द्वारा दिया गया काल्पनिक नाम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इतिहास को बिगड़ाने के लिए, हमारे राजाओं को नीचा दिखाने के लिए राजाओं का नाम और क्या बोलेंगे राजवंशों का नाम बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ में हर्यक और पितृहंता, जबकि ये नाम है ही नहीं, फिर भी यहाँ
लिया जाता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझने की कोशिश करना होगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। भारत इतिहास में हर्यक वंश के 7 राजाओं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मूंद दशक और नाग दशक का इतिहास पढ़ाया जाता है। हर्यक वंश के अंतिम राजा का नाम नाग दशक था, जिसके नाम में ही नाग शब्द जुड़ा हुआ है। साफ साफ दिखाई देता है कि इस वंश के राजा नागवंशी थे। हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक को एक दूसरे नागवंशी शिशुनाग के द्वारा मगध की राजधानी से उतार दिया गया था। मगध पर एक नए राजवंश शिशुनाग की शुरुआत हुई, जो नागवंशियों का ही एक वंश था। शिशुनाग वंश के पश्चात नन्द वंश का उदय हुआ, जिसके राजा अपने नाम में ही नन्द और पद्म सब लगते थे, जो नागवंशियों के ही नाम थे। नन्द वंश के पश्चात मौर्य वंश का उदय हुआ। अशोक के शासनकाल में पान या पन्नों नाम के सिक्के चलते थे। तो जो अशोक काल के समय में पान या पन्नों के नाम के जो सिक्के चलते थे, यहाँ तस्वीर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए किन किन राजाओं ने इस सिक्के को चलाया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मौर्य वंश भी नागवंशियों का एक वंश था। कई ग्रंथों में इसके प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। दक्षिण के संगम साहित्य में मौर्य राजाओं को नागों का वंश बताया गया है। राजपूताना का मतलब यहाँ में राजपूत वो वाला राजपूत नहीं है कि नहीं, जो आजकल अपने आप को राजपूत करके घूम रहा है, वो राजपूत का बात नहीं कर रहा है हम। यहाँ में जो पुराने वाले, उस पूत में और इस पूत में बहुत अंतर है। आप लोग एक बार इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके बारे में भी बाद में आपको वीडियो बना के दे दूंगा। राजपूताना के प्राचीन साहित्य और शिलालेखों में भी मौर्य राजाओं को नाग जाति से संबंधित बताया गया है, जिससे परमार वंश का उदय हुआ। महावंश में शाक्यों को सूर्य वंश और ओका को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। ओकाको को ही इक्ष्वाकु कहते हैं। और सूर्य वंश, यहाँ सूर्य वंश वो वाला सूर्य नहीं जो आजकल अपने आपको वो सूर्य का राजा वो क्या क्या कहते हैं ना, वो वाला नहीं, यहाँ में अलग है। हम जब इतिहास के बारे में बताते हैं तो आजकल का जो काल्पनिक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वो पुराने बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए इन बातों को। दिग्निकाय के परिनिबंध सूत्र के अनुसार रामगाम के कोलिय नागवंशी बुनकार थे। ललित विस्तर और
महावस्तु के अनुसार शक्य मुनि बुद्ध को ओकाकू यानी इक्ष्वाकु कुल का नाग बताया गया है। जो नागवंशी इक्ष्वाकु थे वे ही शक्य, कुल्य, मल, लिच्छवी, मौर्य के नाम से जाने गए। उत्तरवर्ती नागवंश का इतिहास, इसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। विदिशा के नागवंशी राजाओं की जानकारी मथुरा के दाता राजाओं के सिक्कों से मालूम होती है। विदिशा मतलब जो विदेश से आकर यहाँ में बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वे लोग भी अपने आप को नागवंशी ही कहते हैं। उत्तरवर्ती नाग राजाओं में सबसे शक्तिशाली अनंतनाग यानी शेषनाग को माना जाता है। शेषनाग ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई है। विदिशा कहाँ है, मैंने आप लोगों को यहाँ लिख दिया है, आप लोग दिख पा रहे हैं। तो शेषनाग का शासनकाल 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। शेषनाग का वास्तविक नाम शेषनु या शेषदाता है, जिससे इतिहासकार शेषदाता शेष जो शेष एक में 2 आ है और एक में 2 आकर जो नहीं लगाता है वो गलती है, और जो जिसमें 2 में आकर लगता है वो सही है। तो यहाँ में मैंने लिख दिया है जो नीचे वाला है वो गलत है और जो ऊपर वाला है वो सही है कि नहीं। इतिहासकार, ज्यादातर इतिहासकार जो नाम बिगड़ने में माहिर है वो लोग जो नीचे वाला है वो लिखता है, लेकिन जो सत्य जो असली नाम है वो ऊपर वाला है कि नहीं। तो इसलिए इसकी भी हमें ध्यान देना चाहिए। शेषनाग के बाद उनका पुत्र भोगिन विदिशा का राजा बना, जिसका शासनकाल 90 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व के मध्य में था। राजा भोगिन को नगरों को ध्वस्त करने वाला राजा कहा जाता है। तो हो सकता है जो भोगिन है नगरों को ध्वस्त करने वाला राजा कहा जाता है, जो बिगड़ने वाला, जो खत्म करने वाला, ऐसा राजा कहा जाता है उसको। तो भोगिन के बाद विदिशा का राजा रामचंद्र बना, जिससे सदाचंद के नाम से भी जाना जाता है, जिससे सदाचंद के नाम से भी जाना जाता है। एक तो है रामचंद और दूसरा सदाचंद, दोनों नाम से ही उसको जाना जाता है। रामचंद्र का शासनकाल 80 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व के मध्य में था। रामचंद्र के बाद विदिशा का राजा धम्मवर्मन बना, जिसका शासनकाल 50 ईसा पूर्व से 40 ईसा पूर्व के मध्य में था। धम्मवर्मन के बाद विदिशा का राजा वंगरा बना, जिसका शासनकाल 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व मध्य में था। वंगरा के शासनकाल में ही सातवाहन राजाओं ने विदिशा पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण इन्हें वहां से पलायन करना पड़ा और अपनी राजधानी
पवाया या पद्मावती को बनाया। वंगरा के बाद बुधनंद पवाया का राजा बना, जिसका शासनकाल 20 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व के मध्य में था। बुधनंद के बाद शिशुनंद पवाया का राजा बना, जिसका शासनकाल 10 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व के मध्य में था। शिशुनंद के बाद यशनंद राजा हुआ, जिसका शासनकाल अज्ञात है। अज्ञात मतलब मालूम नहीं है, वो कितना शासन किया है उसका बारे में हमें जानकारी नहीं है। यशनंद के बाद पुरुषदाता, उत्तम दाता, कम दाता, भावदाता और नंद में शिवदाता पवाया का राजा बना, जिससे 78 ईसा में कुषाणों ने अपने अधीन कर लिया था। तो प्यारे साथियों, यो रहा कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो प्यारे साथियों, आज तो बस इतना तक। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।